अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी साहिल कौशिक जी, हमारी जो नीतियां हैं वो पेपर सेंट्रिक नहीं पीपल सेंट्रिक बन चुकी है। यह प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और हमारी पॉलिटिकल विल का परिणाम है। यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इंडियन मॉडल, यह उस सोच और उस नीति का परिणाम है जिसके केंद्र में पंच परिवर्तन के मूल बिंदु हैं। जहां घर में पहली रोटी बनती है तो गाय के लिए निकलती है और घर की आखिरी रोटी का इंतजार बाहर बैठा कुत्ता कर रहा होता है। वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। माननीय सदस्यगण, सदन के सत्र को अंत की ओर ले जाने के लिए अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी साहिल कौशिक जी से आग्रह करूंगी कि वो 6 मिनट में अपना प्रस्ताव रखें। सदन की गरिमा को मेरा सादर नमन। माननीय अध्यक्ष महोदया, आज के विषय से पूर्व मैं एक रिपोर्ट आप सबके सामने रखना चाहता हूं जो कहती है कि सदन का जब ये सत्र चलता है तो 1 मिनट का खर्चा लगभग 2.5 लाख रुपए आता है। यानी 1 घंटे से ज्यादा जब ये सत्र चलता है तो खर्चा करोड़ों में होता है। ये पैसा किसका है? ये पैसा टैक्स पेयर्स का है। जिस टैक्स पेयर का जिक्र आपने किया नेता प्रतिपक्ष, ये उस टैक्स पेयर का पैसा है जो इस उम्मीद से पैसा देता है कि सदन में एक सकारात्मक चर्चा होगी, लेकिन बार बार विषय से भटकना, बार बार विमर्श स्थापित करना ये दिखाता है कि आप विषय को लेकर कितने गंभीर है और धरती को किस तरीके से अपनी मां मानते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, इसी संदर्भ में आज मैं आप सबके सामने केवल एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि सब उस सभ्यता के एक ऐसे प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हूं जिसने हजारों वर्षों पहले ही प्रकृति को माता कहा, नदियों को देवी माना और धरा को धारिणी कहा, यानी जो हमें धारण करती है, हमें जीवन देती है। लेकिन विपक्ष सरकार के खिलाफ जाते जाते कब सभ्यता के खिलाफ खड़ा हो गया, तब मेरी आत्मा को पीड़ा हुई। जब नेता प्रतिपक्ष ने रिवर्स को सो कॉल्ड होली रिवर्स, अरे वो मां है हमारी, वो सच में मां है और उन्हें साफ करने का जो दायित्व है वो हम सबका बनता है। और आज इतना महत्वपूर्ण विषय इस सदन में है। मेरे सभी माननीय मंत्रियों ने आंकड़े जो सामने रखे आपके, वो साफ ये दिखा रहे हैं कि हमारी जो नीतियां हैं वो पेपर सेंट्रिक नहीं पीपल सेंट्रिक बन चुकी है। हमने युवाओं की आवाज को आंदोलनों से उठाकर नीति निर्माण की मेज पर ले जाकर रखा है अध्यक्ष महोदया। और आज भारत 2025 में अपनी टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी का 50% हिस्सा नॉन फॉसिल सोर्सेज से प्राप्त कर चुका है, जबकि हमारा टारगेट 2030 तक केवल 40% था। आज भारत केवल टारगेट्स तय नहीं कर रहा, भारत टारगेट से पहले रिजल्ट दे रहा है। 2051 तक 251 गीगावाट से अधिक नॉन फॉसिल कैपेसिटी, 2030 तक 500 गीगावाट का स्पष्ट रोड मैप और 2070 तक नेट जीरो का वैश्विक कमिटमेंट। यह कोई अनाउंसमेंट नहीं, यह प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और हमारी पॉलिटिकल विल का परिणाम है। विपक्ष के एक नेता ने विषय को ही कठिन बता दिया, शब्दों को कठिन बता दिया, क्योंकि जिन सरकारों ने गरीब को गरीब रखने का काम किया हो, वो सरकार कैसे समझ पाएगी कि आज उस गरीब की छत पावर हाउस बन चुकी है। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत 20 लाख से अधिक परिवारों को सीधा लाभ पहुंच चुका है और एनर्जी सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी का पूरा एक बेहतरीन उदाहरण भारत पूरी दुनिया को दे रहा है। हमने पर्यावरण का बजट 8% से बढ़ाकर 3760 करोड़ रुपए कर दिया है और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत देश के 130 शहर सीधे शामिल कर चुके हैं और इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के तहत आज भारत का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 25% तक पहुंच चुका है, जो वर्ष 2013 के बाद लगभग 5% का नेट इंक्रीज है। यह तब संभव हुआ है जब पॉपुलेशन भी बढ़ी है और डेवलपमेंट भी हुआ है। ये पता है क्या है? यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इंडियन मॉडल। इस सरकार ने एनवायरनमेंट को केवल मंत्रालयों तक सीमित नहीं रखा, इसे जन आंदोलन बनाया, जहां 6 करोड़ से अधिक सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन हुई, 5 करोड़ एनवायरमेंटल प्लेजेस ली गई और 1 लाख से ज्यादा इको क्लब आज देश में है, जहां बच्चे पर्यावरण को केवल किताबों में नहीं अपने जीवन में सीखते हैं। आज भारत की एनवायरमेंटल पॉलिसी केवल नेशनल नहीं है, ये ग्लोबल लीडरशिप का उदाहरण है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और G20 में क्लाइमेट और डेवलपमेंट को मिलाकर एक ऐसी बैलेंस्ड अप्रोच दिखाई है कि पूरी दुनिया, जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है।
भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है, फिर भी हम जिम्मेदार और टिकाऊ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। यही वास्तविक क्लाइमेट जस्टिस है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब अरावली जैसे संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों पर बात करना आवश्यक हो जाता है तो मैं बता दूं कि वर्तमान सरकार ने टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग, वनीकरण अभियानों और सख्त प्रवर्तन के माध्यम से संरक्षण को मजबूत कर दिया है। आज जब भारत बोलता है तो विश्व का प्रत्येक देश, प्रत्येक कोना बड़े ध्यान लगाकर सुनता है और यह सम्मान हमें संयोग से नहीं मिला। यह उस सोच और उस नीति का परिणाम है जिसके केंद्र में पंच परिवर्तन के मूल बिंदु हैं। भारत की यह कहानी केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं है। जब हम कहते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो सबसे पहला उदाहरण हमारे सामने आता है अमृता देवी बिश्नोई का। वो लोग याद आते हैं चिपकू आंदोलन के, जिन्होंने पेड़ नहीं कटने दिया, अपना सिर कटवा लिया, जो कहते थे कि अगर सिर कट गया और पेड़ बच गया तो फिर भी फायदा है। माननीय महोदय, मैं एक ऐसी सभ्यता से आता हूं जहां घर में पहली रोटी बनती है तो गाय के लिए निकलती है और घर की आखिरी रोटी का इंतजार बाहर बैठा कुत्ता कर रहा होता है, और जब आटा पिसता है तो उसमें चींटियों को भी उसका हक दिया जाता है। सोचिए, जिस राष्ट्र की थाली में सबके लिए स्थान हो, उसके हृदय की विशालता कितनी महान होगी। यह वही भारत है जो विश्व के शक्तिशाली देशों के समूह G20 की मेजबानी करता है तो केवल कूटनीति नहीं करता, मानवता को दिशा देने का कार्य करता है और घोषणा करता है वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। अंत में एक संस्कृत का श्लोक ध्यान में आता है, मुझे लगता है विपक्ष को थोड़ा ज्ञान उससे मिलेगा। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजक सत्य दुर्लभ। अर्थात कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिससे कोई शब्द नहीं बन सकता, कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है जिससे कोई औषधि नहीं बन सकती, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई योग्यता ना हो। आज जरूरत है तो योजना करने की, और आज योजनाबद्ध तरीके से हम 2047 के भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। तब पंच परिवर्तन के ये 5 बिंदु स्तंभ बन के खड़ेंगे और इसकी नींव को मजबूत करेंगे। आज 2047 के लिए जो हम नीतियां बना रहे हैं, आज आप सबके सहयोग से, मैं विपक्ष को भी सरकार का अंग मानता हूं, क्योंकि एक जिम्मेदार विपक्ष एक सरकार की सारी कामयाबियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। और मैं आशा भी यही करता हूं कि आप कदम से कदम मिलाकर चलो, ताल से ताल मिलाकर चलो, कंधे से कंधा मिलाकर चलो, क्योंकि आप उस रथ के दूसरे पहिए के समान है जो रथ हमें फिर से 2047 में विश्व गुरु के पद पे आसीन कर देगा। लेकिन मेरी आत्मा को दुख कष्ट तब हुआ जब आंकड़े भी गलत बताए गए, रिपोर्ट्स भी गलत बताई गई। पर्ची छोटी थी, मैंने 6-7 झूठ आपके वहां पर लिख के करेक्ट कर दिए हैं, लेकिन पर्यावरण जैसे मुद्दों पर राजनीति से परे उठकर आइए अमृता देवी बिश्नोई जैसे लोगों से, तमाम उन लोगों से सीख लेते हैं और भारत को फिर से ग्लोबल पावर बनाकर विश्व गुरु के पद पर स्थापित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी।